सिविलियन दुनिया में जब टीवी पर खबर आती है कि पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा पर बैन लगा दिया है तो लोग जश्न मनाने लगते हैं। उन्हें लगता है दुश्मन ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आपने कश्मीर के काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड में जूते घिसे हैं, अगर आपने एलओसी पर दुश्मन की हर चाल को डिकोड किया है, तो आप जानते हैं ये कोई हार नहीं है। मिलिट्री की भाषा में इसे कहते हैं टैक्टिकल कैमोफ्लाज और स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग। दुश्मन मरा नहीं है, उसने सिर्फ अपनी वर्दी बदली है। आज लश्कर सिर्फ जंगलों में AK-47 लेके नहीं घूम रहा है। उनका जो फुट सोल्जर, उनके जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने गिरोह इस तरह से बनाए हुए हैं कि पाकिस्तान की डीप स्टेट के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, जो भारत के लिए एक नासूर बन रहा है। इन लोगों ने NGO और पॉलिटिकल पार्टीज़ का कवर लेना शुरू कर दिया है। आज हम बूट्स एंड बॉर्डर में इसी ऑपरेशनल ब्रीफिंग में एक फौजी के नज़रिए से देखेंगे कि पॉलिटिकल और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को पाकिस्तान ने किस तरह से इन टेररिस्टों को पहना दिया है, इनके ग्रुप्स को पहना दिया है। आखिर बंदूक से बुलेट और बैलेट, इन दोनों को इन्होंने कैसे जोड़ दिया है। ये ग्रे जोन वॉरफेयर है और इसका सबसे बड़ा जो सामरिक खतरा है वो भारत के लिए है। आज हम सीधा चलते हैं ग्राउंड जीरो पे और बात करते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से भारत के लिए नई नई कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है। किसी भी मिलिट्री कमांडर से पूछिए, वो आपको बताएगा कि युद्ध हथियार से नहीं, लॉजिस्टिक से जीता जाता है। जब इंटरनेशनल स्तर पे FATF ने लश्कर का फाइनेंशियल गला घोटने की कोशिश करी, तो ISI ने इस प्रॉक्सी को NGO का चोला पहना दिया। जी हाँ, लश्कर को ISI ने NGO और यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का चोगा पहनाना शुरू कर दिया और नया एक ग्रुप आया जिसका नाम था जमात-उद-दावा और फलाए इंसानियत। ये दोनों के दोनों टीवी पर दिखाई देते हैं बाढ़ पीड़ितों को खाना बांटते हुए, लेकिन टैक्टिकल रियलिटी कुछ और है। ये NGO असल में उनके फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस हैं। फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस का मतलब है दोस्तों, जहाँ पर ये अपने टेररिस्टों को ट्रेन करते हैं, इनके हथियार जहाँ पर रखे होते हैं, जहाँ पर टेररिस्टों को रिक्रूट करके उनकी ब्रेन वॉशिंग करी जाती है और ब्रेन वॉश करके उन लोगों को लॉन्च पैड से इंडिया में लॉन्च कर दिया जाता है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा काम करता है इनका NGO। जब ये किसी भी तरह से उनकी हेल्प करते हैं और बाढ़ पीड़ितों की हेल्प करते हैं या फिर अस्पतालों में जाके हेल्प करते हैं या स्कूल चलाते हैं, तो इसमें एक मास मोबिलाइजेशन होता है। ये पाकिस्तान की आवाम को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाते हैं और उसी एहसान के बदले ये गरीब परिवारों से उनके लड़कों को ब्रेन वॉश करके अपने स्लीपर सेल्स और लॉन्च पैड्स के लिए रिक्रूट करते हैं और मिडिल ईस्ट से आने वाला जो चैरिटी फंड्स है उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। हथियार खरीदते हैं, LOC पर घुसपैठ को रोकने के लिए, सस्टेन करने के लिए ये आगे और आगे अपने लॉन्च पैड्स को बढ़ाते जाते हैं और हमारा जो इकोसिस्टम घुसपैठ को रोकने के लिए वहाँ बैठा हुआ है उसको कहीं ना कहीं ये चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। ये कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक कैमोफ्लाज सप्लाई चेन है। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने अब दुश्मन को एक नया रूप देना शुरू कर दिया और दुश्मन यहाँ पे रुका नहीं है। जब NGOs पर भी टारगेटेड सैंक्शंस लगाने लगे, इंडिया ने लगाया है, दुनिया ने लगाया है। पाकिस्तान ने सबसे बड़ा साइऑप्स खेला है, सबसे बड़ा। उसने अपने जो NGOs हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको मेन स्ट्रीम में लाना शुरू कर दिया और मेन स्ट्रीम में लाने का मतलब है इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले इन्होंने बनाई थी मिली मुस्लिम लीग, लेकिन उसको बैन करवा दिया और जब वो बैन हो गया तो पाकिस्तान ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करी, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, जो 2024 में उनके लगभग 100-150 लोगों ने चुनाव लड़े थे। अब इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, अगर किसी भी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगाता है कि ये टेररिस्टों की भर्ती करते हैं और ये टेररिस्टों को इंडिया में भेजने का काम करते हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको हथियार मुहैया करा रहे हैं, तो वो जाएंगे कहाँ पर? अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाएंगे और जाके बोलेंगे कि हम देखिए यहाँ पे संसद में बैठे हैं, हम अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के देश को, पाकिस्तान के लोकतंत्र को ये लोग मजबूत कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? ये उनको एक सॉफ्ट लॉन्च पैड दे रहे हैं, एक सॉफ्ट चोगा पहना रहे हैं। एक कॉम्बैट एनालिस्ट के तौर पर जब मैं इसे देखता हूँ तो ये कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे तीन साफ टेक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी। देखिए ऐसा है,
अगर कोई भी, मैं आपको पहले बोलता कि अगर कोई भी बोलेगा कि पाकिस्तान की ये पार्टी या फिर इनका ये ग्रुप भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्या करेंगे, बोलेंगे ये तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, और उसको साफ डिनाई कर देंगे पूरी दुनिया को, ये तो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं और ये पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, ये आतंकवादी को थोड़ी कुछ सहारा दे रहे हैं। और दूसरी बात है लीगल इम्यूनिटी। जब ऐसे लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने जाते हैं, यानी संसद में पहुंच रहे हैं, तो ये करेंगे इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, सीधा संसद में जाएंगे और भारत के खिलाफ जो दिल करेगा वो बोलेंगे। और तीसरा है उनका ओवरग्राउंड वर्कर। देखिए यही लोग जिनको ये रिक्रूट कर रहे हैं, ये सारे के सारे इनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं। ये पाकिस्तान के लिए कुछ भी करेंगे, कहीं भी करेंगे और कैसे भी करेंगे। सबसे बड़ी बात, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये लोग सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, ये पाकिस्तान की जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वहाँ पर सुनी जा रही है, उनके लिए भी खतरा है। ये लोग कहीं ना कहीं हर किसी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ खड़ा करने के लिए, तो इनसे प्रदर्शन कराना शुरू कर देते हैं। ये लोग जाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, ये कभी किसी पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, कभी किसी पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। इमरान खान के साथ क्या हुआ? इमरान खान को भी जब आईएसआई ने उखाड़ के फेंका है वहाँ से और उसको जेल में डाला है, वो इन्हीं कार्रवाइयों के थ्रू किया है। उनकी जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनके जो प्यादे हैं जो वहाँ पहुँचे थे, उन लोगों ने वही काम किया है। उसी की वजह से इमरान खान की ये हालत हुई थी। देखिए, दुश्मन अभी अपनी टैक्टिक्स बदल रहा है, तो जाहिर है भारत को भी अपनी टैक्टिक्स बदलने की ज़रूरत है, अपनी काउंटर डॉक्ट्रिन बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी जो काउंटर डॉक्ट्रिन थी वो पुरानी हो गई है, अभी नई बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा एक रावण की तरह है, जिसके हर रोज़ नए नए फेस नज़र आ रहे हैं, हर रोज़ नए सर निकल के आ रहे हैं। अब भारत को इसको ख़त्म करने के लिए फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस की ज़रूरत है और उसको लागू करना पड़ेगा। एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि पाकिस्तान को जब तक हम उसके घुटनों पर नहीं लेके आएंगे, तब तक पाकिस्तान कहीं ना कहीं वही हरकतें करता रहेगा जो करता आया है। हमें सबसे पहले उनके ऊपर काइनेटिक और नॉन काइनेटिक हमले करने पड़ेंगे। और उसका सबसे अच्छा है कि जो अब एलओसी पर जो उनके मोहरे आकर बैठ जाते हैं ना, उनको मारने से कुछ नहीं होगा। अब हमें उनके घर में घुस के उनको मारना पड़ेगा। और घर में घुसकर जो हमें मारना है ना, वो सबसे बड़ी बात है, हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेंज करने की ज़रूरत है, उसको कहीं ना कहीं हिट करने की ज़रूरत है। इनके जो कमांडर्स रावलपिंडी में और लाहौर में बैठे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ की चादर ओढ़ के बैठे हैं, देखिए आप एक चीज़ देखिए, अभी हम जितने भी हमारे अननोन मैन हैं वो कर क्या रहे हैं, वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं जिनका हाथ भारत में कहीं ना कहीं शामिल रहा है। लेकिन अभी हमें उन लोगों को टारगेट करना है जो लोग भविष्य में हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। जितने भी लश्कर-ए-तैयबा के ऐसे लोग हैं जो भारत के लिए, क्योंकि देखिए हमने उनकी एक जो लीडरशिप है उसको ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, उनकी जो दूसरी लीडरशिप है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये लोग अपने घरों में बैठ के हमारे खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं, तो हमें उस लड़ाई को उनके घर में लेके जाने की ज़रूरत है। हमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। जब तक हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेंगे, तब तक ये लोग कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लेके आते रहेंगे। और दूसरा है, हमें इनकी जो फाइनेंशियल चोक होल्ड है ना, उसको कहीं ना कहीं चोक होल्ड करना पड़ेगा। हमारा FATF में हमें बतानी पड़ेगी पाकिस्तान किस तरह से कर रहा है, हमें उसके सबूत देने पड़ेंगे। कौन कौन सी पार्टियाँ कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व हैं भारत के खिलाफ। देखिए पाकिस्तान में अगर रोज़ नई पार्टियाँ बन के आ रही हैं और उनके जो प्रमुख हैं वो सारे के सारे, उनके जो हेड्स हैं वो सारे के सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं भारत में उनका कहीं ना कहीं टेररिज्म में हाथ रहा है। तो ऐसे लोगों की फंडिंग को रुकवाना पड़ेगा। अगर हम नहीं रोक पाएंगे तो मुश्किलें होंगी और ज़्यादा आगे। सबसे बड़ी बात है, आज के टाइम में UN बिल्कुल डिफंक्ट हो गया है। उसको हम कुछ भी बोलेंगे, कहीं भी कहेंगे, कोई उसकी सुन नहीं रहा है। अगर पाकिस्तान की PMML कहीं ना कहीं लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी हुई है और हमारे पास उसके सबूत हैं, तो हमें ग्लोबल सैंक्शंस उनके ऊपर लगवाने पड़ेंगे। अगर हम ग्लोबल सैंक्शंस नहीं लगवाएंगे तो वो पार्टियां अपनी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी और भारत के खिलाफ उनको यूज़ करेंगे। देखिए, एक फ़ौजी होने के नाते ना मैं एक बात साफ कर दूँ, दुश्मन चाहे वर्दी पहन ले या फिर जिहादी का चोला पहन ले या समाज सेवक का कोट पहन ले या किसी राजनेता की शेरवानी,
मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, किसी राजनेता की शेरवानी पहन ले, लेकिन टारगेट हमेशा टारगेट होता है, और टारगेट को जब दिल करे तब न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। एक गोली एक दुश्मन। पाकिस्तान का डीप स्टेट भारत के खिलाफ बहुत लंबे समय से एट्रिशन वॉरफेयर लड़ रहा है, और वो लड़ता रहेगा, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही भारत को परेशान करना है, भारत को कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचाना है। हमें अब उसका जो काउंटर ग्रिड है उसको और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, और अब हमें डिफेंसिव नहीं होना है, और ज़्यादा ऑफेंसिव होना है। हमारा जो डिफेंस है वो ऑफेंसिव होने की ज़रूरत है। जब तक हम और ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान शांत नहीं होगा। पाकिस्तान ने अभी कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में ऑलरेडी बोल दिया था कि अभी तक जो युद्ध हुआ है वो हुआ है वेस्ट में, अब वो उस युद्ध को ईस्ट में लेके जाएगा। यानी पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी है, तो भारत को भी अपनी पॉलिसी क्लियर करने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, जब कोई कंट्री आपको सीधा चुनौती देती है कि हमने अभी तक वेस्ट में किया था, अब ईस्ट में करेंगे, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ नया चीज़ें निकाल के रखी हैं और वो कर रहा है। तो इसलिए बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और उसके जैसे जितने संगठन हैं उनको हमें उनकी औकात बतानी पड़ेगी। दोस्तों, आपको ये एनालिसिस एक वेटरन के तौर पर जो मैंने आज किया है, आपको कैसा लगा? पाकिस्तान के अंदर इन पॉलिटिकल आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए खुले तौर पर कोवर्ट ऑपरेशंस करने की ज़रूरत है। अगर हम कोवर्ट ऑपरेशंस को और ज़्यादा करेंगे तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं परेशान होगा, और वो इन चीज़ों में नई चीज़ें ढूंढने के लिए समय लेगा, और तब तक हमारे पास और समय आएगा। इसका मतलब आप क्या सोचते हैं कि हमें कोवर्ट ऑपरेशन करने चाहिए? दोस्तों, एक चीज़ और, मैं ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक चीज़ पक्का बोलना चाहूँगा कि आपको अगर मेरा बूट्स एंड बॉर्डर पे ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो आप पक्का इसको लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा, और आपको यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल अलग सॉलिड और टैक्टिकल मिलिट्री एनालिसिस मिलेगा। और अगर आपको वो पसंद है तो मेरा चैनल पक्का लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपने गार्ड्स हमेशा टाइट रखिए। जय हिंद।